डॉक्टर विवेक लाल, जो कि लॉकहीड मार्टिन की बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने अभी लॉकहीड मार्टिन से रिजाइन कर लिया है। अब सवाल ये कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। चाइना की तरफ से पाकिस्तान को VT4 मेन बैटल टैंक की डिलीवरी करना शुरू कर दिया गया है। चाइना की J-10 फाइटर जेट की डेवलपमेंट के साथ तेजस का क्या रिश्ता है, और क्या पाकिस्तान की CM-400 AKG मिसाइल भारत की एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा सकती है। आज हम इन्हीं सब खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लॉकहीड मार्टिन की तरफ से है। लॉकहीड मार्टिन के बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विवेक लाल अभी अपने पद से रिजाइन कर चुके हैं। डॉक्टर विवेक लाल अभी तक यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के बीच हुई कई सारे डिफेंस डील में मेजर रोल प्ले कर चुके हैं और इनमें से हाल ही में हुई MS-60R हेलीकॉप्टर डील एक था। इसके अलावा 2017 में विवेक लाल भारत को कैटेगरी 1 क्लास की UAV को सप्लाई करने की डील में भी एक मेजर रोल प्ले कर चुके हैं। लेकिन अभी उन्होंने किस वजह से लॉकहीड मार्टिन को छोड़ने का फैसला किया है, सबसे बड़ा सवाल यही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ये बताया गया है कि विवेक लाल अभी अपनी तरफ से लॉकहीड मार्टिन को छोड़ रहे हैं और इसके बदले में वो अभी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, और इस पूरे मैटर के पीछे बस यही लॉजिक दिया गया है। साथ ही लॉकहीड मार्टिन की तरफ से विवेक लाल जी को कंपनी के लिए उनकी सर्विस के लिए आभार व्यक्त भी किया गया है। वैसे हो सकता है उन्होंने अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए अपने पद से रिजाइन किया हो, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये बातें हजम नहीं होता है, क्योंकि एक हाईली एक्सपीरियंस बिजनेसमैन, एरोस्पेस और डिफेंस एक्सपर्ट जिसकी उम्र बस 50 साल की है, वो नौकरी सिर्फ इस वजह से नहीं छोड़ सकता है क्योंकि वो परिवार के साथ वक्त बिताना चाहता है। आप सबका इसके बारे में क्या ख्याल है, और अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन वाले स्टेटमेंट के बारे में पता होगा तो क्या विवेक लाल का रिजाइन करना उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। परसों मैंने बोला था तो आप लोग बहुत ही दमखम के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे थे, लेकिन कल मुझे वो सब बातें दिखी नहीं। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। चाइनीज मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की नॉर्थ इंडस्ट्री ग्रुप कॉर्पोरेशन यानी कि नॉरिनको की तरफ से अभी अपनी VT4 मेन बैटल टैंक को पाकिस्तान को सप्लाई करना शुरू कर दिया गया है। इन टैंक्स के लिए 2019 में पाकिस्तान की तरफ से ऑर्डर प्लेस किया गया था और पाकिस्तान ऐसे करीब 100 टैंक को खरीद रहा था। VT4 एक 3rd जनरेशन का मेन बैटल टैंक है और ये अल खलीद टैंक एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, लेकिन फिर भी इसकी 125 mm का मेन गन, ऑटोलोडर सिस्टम या फिर क्रू मॉड्यूल पुराने टैंक से सिमिलर है। पिछली बार पाकिस्तान की डिफेंस एग्जीबिशन के दौरान ये बात कंफर्म किया गया था कि पाकिस्तान अभी चाइना से VT4 टैंक को खरीदने वाला है और ये उसका फ्यूचर मेन बैटल टैंक होने वाला है। और अभी इन टैंक्स को चाइना की इनर मंगोलिया प्रोविंस की बताओ में बनाया जा रहा है और यहाँ से ट्रक के जरिए VT4 की पहली बैच को पाकिस्तान के लिए भेजा गया है। इन टैंक से ज्यादा डिटेल अभी पब्लिक नहीं किया गया और साथ ही चाइना और पाकिस्तान के बीच हुई इस डील के बारे में भी अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया गया है। अगला अपडेट तेजस MK2 और चाइना की J-10 को लेके है और ये कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इसके बारे में आज एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया है कि चाइना के लिए J-10 का डेवलपमेंट एक टर्निंग पॉइंट लेके आया था और ठीक उसी तरीके से तेजस MK2 का डेवलपमेंट भारत की एरोस्पेस सेक्टर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट ला सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पहले चाइना के जितने भी फाइटर जेट थे वो सभी रशियन डिजाइन के कॉपी थे और चाइना सिर्फ उनको रिवर्स इंजीनियर करके बना रहा था। लेकिन जब J-10 का डेवलपमेंट शुरू किया गया तो इसमें चाइना ने बेहतर एवियोनिक्स को लगाना शुरू कर दिया। हालांकि इसकी डिजाइन को भी इजराइल से लिया गया था, लेकिन फिर भी J-10 के लिए चाइना खुद से लोकल सब सिस्टम को डेवलप कर रहा था और बाद में यही सब सिस्टम जाके चाइना को J-20 या फिर J-31 को डेवलप करने में मदद कर रहे थे। ठीक इसी तरीके से अगर भारत की तेजस प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसको सबसे पहले एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर डेवलप करने का फैसला किया गया था। फिर जब इसकी मार्क 2 वेरिएंट के बारे में सोचा गया तो इसमें इंजन, रडार और एवियोनिक्स को चेंज करने का फैसला किया गया था, पर जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ते गए तो सारा सिस्टम तेजस MK1 वेरिएंट में शिफ्ट कर दिया गया और तेजस MK2 को एक मीडियम वेट फाइटर के तौर पर डेवलप करने का फैसला किया गया और साथ ही इसकी डिजाइन में भी कुछ चेंजेस कर दिए गए और अभी तेजस MK2 को मीडियम वेट फाइटर कहा जाता है और इसको मिराज और MiG-29 जैसे फाइटर को आगे चल के रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी जो टेक्नोलॉजी डेवलप किए जा रही है ये भारत को फ्यूचर में फाइटर जेट्स को बनाने में मदद करने वाली है। हालांकि चाइना का जो डेवलपमेंट प्रोसेस था वो काफी तेज था। इसके पीछे वजह यह था कि उनको पहले से ही J-10 की डिजाइन और उसकी ब्लूप्रिंट मिल गया था और वो नकल करने में माहिर थे।
लेकिन भारत अपने दम पर ही तेजस को डेवलप करना चाहता था। पर अभी अगर तेजस MK2 को आप J10 के साथ कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। एक और अपडेट भी अभी पाकिस्तान की तरफ से है। तो नेशनल इंटरेस्ट में अभी एक आर्टिकल आया जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान के पास भी अभी एक अजीब लेकिन ताकतवर एंटी-शिप मिसाइल मौजूद है जो कि भारत की एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए खतरा बन सकता है। इस मिसाइल का नाम CM-400 AKG है जो कि एक चाइनीज ओरिजिन मिसाइल है और 2017 से 2018 के बीच पाकिस्तान की तरफ से चाइना से ऐसे 60 मिसाइल को खरीदा गया था। ये मिसाइल 300 पाउंड तक की फ्रैगमेंटेशन वॉरेट या फिर 400 पाउंड तक की पेनिट्रेटिंग वॉरेट को कैरी कर सकते हैं। इस मिसाइल में इंटरनल नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ रडार और इंफ्रारेड सीकर का भी इस्तेमाल किया जाता है और इस मिसाइल की जो सर्कुलर एयर प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 15 फीट की है। इस मिसाइल को चाइना और स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल और CM-400 AKG मिसाइल में काफी बड़ा अंतर है। ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करने के बाद ये सी लेवल से बस कुछ ही मीटर की ऊंचाई में उड़ान भरता है और जब ये होराइजन से सामने आता है दुश्मन के पास बस 20 से 22 सेकंड का रिएक्शन टाइम होता है। अब ब्रह्मोस को कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पास CM-400 मिसाइल को लॉन्च करने के लिए सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म मौजूद है जो कि JF-17 है। लेकिन JF-17 को उसे लॉन्च करने के लिए करीब 26,200 फुट से 39,400 फुट की ऊंचाई में जाना पड़ेगा और इस अल्टीट्यूड में जाके इस मिसाइल को फायर करना पड़ेगा। अब हालांकि ये क्रूज मिसाइल है लेकिन ये एक बैलिस्टिक मिसाइल की पाथ को फॉलो करता है, तो ऐसे में इसकी इंटरसेप्शन की जो चांसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं क्योंकि वक्त से काफी पहले ही इनकमिंग मिसाइल के बारे में पता लग जाता है। और एक कैरियर वेटल ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ और भी कई वॉरशिप मौजूद होती हैं जो कि इनकमिंग मिसाइल को काउंटर कर सकते हैं। वहीं पर अगर ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो दुश्मन को इसके बारे में तब तक पता नहीं चलता है जब तक ये होराइजन से सामने ना आए और उसके बाद इसको इंटरसेप्ट करने के लिए 20 से 22 सेकंड का वक्त होता है और इतने में चाहे आपके पास कितने भी सपोर्टेड वॉरशिप मौजूद हो वो अपना रिस्पॉन्स देने से पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर चुका होता है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।